सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 के चैप्टर 11 में नई सीरीज के साथ। दोस्तों ये चैप्टर जो है 11 है और काफ़ी बड़ा चैप्टर था। वीडियो का 5वां पार्ट है, 6ठा पार्ट भी आएगा और आप सभी लोगों को अगर इसके रिगार्डिंग में नोट्स चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पे हम लोग आपको सारे नोट्स या जो भी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है वो हम आपको शेयर करते रहते हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज अगर आप चलाते हैं तो ज़रूर ज्वाइन होइएगा और आपको ट्विटर पे भी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। आपको पता होगा कि वीडियो का लास्ट पार्ट ना हमने यहाँ पे छोड़ा था। हमने बताया था कि अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से जो रिबेलियंस थे उन्होंने एकदम से ही कैसे इस रूमर्स पे बिलीव कर लिया कि हाँ सही मायने में जो अंग्रेज लोग हैं वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने जो सूअर की चमड़ी का या क्या कहते हैं भैंस की खाल का या जो भी कुछ एक मामला चल रहा था कि उनका हड्डी बना के ईट क्या कहते हैं पीस के उसके आटे में मिला दिया जाता था और उसे क्या कहते हैं लोगों को खिलाया जाता था और दूसरा फिर कारतूस में लेप लगा के लोगों को दिया जाता था। तो ये प्रॉब्लम जो थी ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी और अंग्रेजों को शुरू करना था और उन्हें समझ में नहीं आया कि शुरू कहाँ से हुआ था और असल में रेबिलियन चाहते क्या थे। तो रेबिलियन चाहते जो थे हमने लास्ट पार्ट में कवर करा था कि विजन ऑफ यूनिटी। वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए और सारे के सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और साथ में क्या कहते हैं आपके सोल्जर्स किसान जमींदार ताल्लुकदार है ना और उसके बाद क्या कहते हैं राजा नवाब सारे एक हो जाए और सभी लोग मिलके अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दे। दूसरा उनकी डिमांड ये थी कि वो चाह रहे थे कि जो भी उस टाइम पीरियड पे अंग्रेजों ने सिस्टम किया था उन सभी पूरी तरीके से उनका दमन करना चाहते थे, उन्हें खत्म करना चाहते थे और असल में वो लास्ट में यही चाहते थे कि पूरी तरीके से अंग्रेज यहाँ से जाए और हम लोगों को एक ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा पावर का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे अंग्रेजों के साथ रहना, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों के साथ रहने की वजह से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था, है ना, समझ रहे हैं। तो ये सारा पार्ट था वीडियो का पहला पार्ट, मतलब इससे पहले वाले पार्ट में हमने यूनिटी क्या कहते हैं विजन ऑफ यूनिटी की बात कर ली थी। सो नाउ हम बात कर रहे हैं अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑप्रेशंस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो उत्पीड़ित लोग थे वो किस तरीके से पूरी तरीके से ये प्रोक्लेम करने के लिए तैयार हो चुके थे कि वो कंप्लीटली क्या कहते हैं ब्रिटिश राज बोले या फिरंगी राज बोले उसके खिलाफ होना चाहते थे। सभी लोग कंप्लीटली खिलाफ होना चाहते थे। उसका रीजन एक नहीं था, उसके रीजन बहुत सारे थे। नंबर 1 रीजन की अगर बात करें तो उन्होंने दे कंडेम्ड द ब्रिटिश फॉर द एनेक्सेशन दे हैड कैरिड आउट एंड द टेरिटरीज दे हैड ब्रोकन। वो ब्रिटिश राज को इसलिए खत्म करना चाहते थे क्योंकि ब्रिटिश राज शुरुआती समय में ऐसे आया, उन्हें लगा कि हाँ ठीक है अगर राजाओं के साथ संधि कर रहे हैं वो लोग तो शायद से उनकी टेरिटरी को बचाना चाहते थे। इसलिए तो हमने सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन बाद में पता चला कि संधियां जानबूझ के ऐसी करते थे कि कहीं ना कहीं नवाब या राजा या देसी रियासतें जो होंगी इनके चंगुल में फंस जाएगी और उसके बाद ही उनकी टेरिटरी को अनेक्स करके उनकी जगह को हथिया लेंगे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ था, ऐसा कई बार हुआ था। जैसे हमने इस केस में अवध के नवाब क्या कहते हैं अवध के जो राजा थे क्या कहते हैं जो भी इनका नाम था मुझे एक्जेक्टली याद नहीं आ रहा है, वाजिद अली शाह की जमीन को कैसे कैप्चर कर लेता सहायक संधि के तहत। तो शुरुआती समय में तो उनका सिस्टम कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया। दूसरा फिर एक रीजन हमें ये देखने को मिलता था कि जिस तरीके से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बनाया गया था, आपको पता होगा कि राजा को हटा दिया जाता था और राजा को हटाने के बाद जितने भी ताल्लुकदार हुआ करते थे जमींदार हुआ करते थे उन लोगों से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कर लेते थे और उनसे कहते थे कि अगर आपने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के तहत अगर हमें सही तरीके से टैक्स नहीं दिया तो फिर हम आपको आपकी ज़मीन से निकाल देंगे। क्योंकि आपको पता था कि ये लोग उनको ये बोलते थे कि तुम्हारी जो ज़मीनें हैं ज़रूरी थोड़ा कि तुम्हारी है, क्या पता तुमने फोर्सफुली किसी से कब्जाई हो। और अंग्रेजों का मेन मकसद था कि उन ज़मीनों से लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दे वो लोग, इनका ये मेन मकसद होता। जैसा कि उन्होंने सारे जमींदारों के साथ किया था। इस प्रोसेस को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी खुद यहाँ पे आ जाती थी और सारे जमींदार इनके अंडर में होते थे। फिर जब जमींदार जो थे, जब जमींदारों से इनका सिस्टम पता चला कि जमींदारों से हमें लॉस हो रहा है तो फिर आपको पता होगा किसानों से डायरेक्टली सेटलमेंट कर लिया। इसे हमने रैयतवाड़ी सेटलमेंट पढ़ा था। मतलब हमने बहुत सारे सेटलमेंट इस चैप्टर के अंदर देखे थे। 3 तो मैंने पढ़ाए थे, चौथा जो था समरी सेटलमेंट, एक मुश्त बंदोबस्त, उसके बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक तो ये भी प्रॉब्लम थी, दूसरा ये प्रॉब्लम थी कि जब ब्रिटिश राज आया था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को उन्होंने अच्छा तो करा, मतलब अपने पैसे कमाने के लिए अच्छा करा, लेकिन यहाँ पे देखो कि उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने बाहर की फॉरेन गुड्स को और अच्छा बनाने के लिए हमारे भारत के अंदर कंपनियों का एस्टैब्लिशमेंट करा। जिससे क्या हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर जो छोटे आर्टिशियंस थे, जो हाथों से बनाने वाले कारीगर थे, उनका भी रोजगार छिन गया।
बेचारे किसान लोग जो किसानी के वक्त किसानी करते थे, लेकिन किसानी के बाद आपको पता ना डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी, उस टाइम पे जिस समय पे काम नहीं मिलता था तो उस समय दूसरे काम तो करने पड़ेंगे ना, तो दूसरे काम कुछ भी हो सकते थे उस टाइम पीरियड पे। अगर वो काम कुछ भी नहीं हो पा रहे हैं तो आपको पता है कि लघु उद्योग खत्म हो जाएगा, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे जो आर्टिशियंस होंगे, छोटे छोटे क्राफ्ट पर्सन होंगे, उनकी लाइफ को इफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स, और इसीलिए इन सभी लोगों ने कहा कि हमें अंग्रेजों को खत्म करना पड़ेगा। ब्रिटिश रूल वॉज अटैक्ड एंड एक्यूज्ड टू डिस्ट्रॉय अ वे ऑफ लाइफ दैट इज फेमिलियर एंड चेरिस्ड। सिंपल सा बताया गया कि जो उनकी लाइफ पहले चल रही थी अंग्रेजों के बिना, अंग्रेजों पहले, अब वो उनकी लाइफ नहीं चल रही है। जिसका जितना लगता है एग्जाम्पल, फिर जब ये पिग वाला एग्जाम्पल हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ये चीज़ फैल गई कि कंपनी के 100 साल पूरे हो चुके हैं और जानबूझ के क्या कहते हैं, जो कंपनी है वो लोगों को गाय का मांस और सुअर का मांस इसलिए खिलाने पे तुली हुई है क्योंकि वो उनके धर्म को भी बदलना चाहते हैं। इसकी वजह से जो रिलीजियस लोग होते थे ना, उनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंचा। देन फाइनली ये दैट इज वाई रीजन बना था कि लोगों ने रूमर्स पे इतनी जल्दी बिलीव कर लिया। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये हुआ कि जब ये सीन हुआ, जब ये पिग वाला सीन हुआ और मंगल पांडे ने जब क्रांति कर दी, तो सारे रिवोलियंस चाहते थे, सभी रिबेलियंस चाहते थे कि पूरी तरीके से जो पूरा सिस्टम पहले वाला था ना, मुगलों वाला का, मुगलिया सल्तनत था, वो दोबारा से वापस आ जाना चाहिए। ओके, तो ये मेन रीजन था और इसीलिए उन्होंने सर्च द ऑल्टरनेटिव पावर, इसलिए उन्होंने सर्च द ऑल्टरनेटिव पावर करा, क्योंकि जैसे उन्होंने क्या कहते हैं आपके, जैसे उन्होंने बंगाल के अंदर ये सिस्टम करा, उसके बाद तो दिल्ली, उसके बाद लखनऊ, देन कानपुर, यहाँ के इलाके में भी इन्होंने रेबल करने की कोशिश करी थी, बट वो फेल हो गए थे। और आपको पता है कि वो ऑल्टरनेटिव सेंटर इसलिए चाहते थे कि वो कह रहे थे कि भाई दोबारा से जो पहले प्री ब्रिटिश रूल था ना, जो प्री ब्रिटिश रूल था वो 18th सेंचुरी में दोबारा चाहते थे। प्री ब्रिटिश रूल का मतलब ये था कि आपको पता होगा, उन्होंने कहा कि नवाब जो लोग हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, जो मुगल लोग थे उनका शासन दोबारा आना चाहिए। तो यही चीज इन्होंने करा था और इसके लिए इन्होंने क्या करा, इसके लिए उन्होंने ये करा कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था ना, उसको दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करी। कि इन्होंने रिबेलियंस ने, कौन लोग, जो दिल्ली के ऊपर कब्जा जमा चुके थे, दिल्ली को जिसने जीत लिया उसने पूरे भारत को जीत लिया। और उस टाइम पे विद्रोहियों ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, नए गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करने स्टार्ट कर दी, पुराना वही दोबारा कोर्ट एंड कल्चर कर दिया जिसमें राजा फरमान दिया करता था, सभी राजाओं को, सभी नेताओं को मानना पड़ता था। वीडियस पोस्ट और अपॉइंटमेंट करी गई उन लोगों के द्वारा जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, सभी लोगों को बुलाया गया, दोबारा से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करा गया और जितने भी ट्रूप्स, जितने भी सैनिक लोगों की भर्तियां करवाई गई उस टाइम पीरियड के अंदर, उनको पेमेंट का मोड करा गया। और साइड बाय साइड उन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए, बैटल्स के लिए बहुत लोगों को तैयार करना चालू कर दिया। टोटली वो चाहते थे कि अंग्रेज लोग या ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बाइकआउट हो और वो यहाँ से निकले और हमारा पुराना वही सिस्टम आ जाए जो पहले राजाओं का हुआ करता था। और सारे राजा उस टाइम पीरियड के अंदर, नवाब हो, जागीरदार हो, जमींदार हो, ताल्लुकदार हो, जितने भी लोग होते थे, जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा कि सिराजुद्दौला, या मैंने एग्जांपल पढ़ा कि क्या कहते हैं वाजिद अली शाह, उसके अंडर में जमींदार कितने खुश होते थे, उनके पास अपनी खुद की आर्मी होती थी, मिनिमम 200 लोगों की आर्मी तो होती थी, कहीं कहीं तो कॉइन्स भी अपने बनाए जाते थे। बस वो कहते थे कि अगर आप वाजिद अली शाह अवध के नवाब के अंडर में तो आप शासन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। वाजिद अली शाह उस टाइम पे मुगलों के अंडर में रहते होंगे तो वो फिर पूरी तरीके से राज करते होंगे। तो ये सिस्टम चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और यही चीज़ें दोबारा वापस लाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों को जब पता चला ना कि ये सिस्टम इतना फैल गया है, तो शुरुआती समय में सिपाही तो उनके खिलाफ आ गए थे, लेकिन अंग्रेज इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। इसलिए उन्होंने विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कदम उठाए। कुछ सिलेक्टेड कदम बताऊंगा मैं आपसे और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर जिसने मुझे सबसे पहले बता दिया तो मैं वीडियो का अगला पार्ट लेके आऊँ, अदरवाइज मैं वीडियो का अगला पार्ट लेके नहीं आऊँगा। ठीक है, वो जो लास्ट पार्ट होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, तो मतलब ये जो लाइन थी कहाँ से बनी, क्यों बनी, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा क्यों करा गया, अंग्रेजों ने हमें ऐसा क्यों नीचा दिखाया, अंग्रेजों ने अपने आप को ऊपर क्यों दिखाने की कोशिश करी, उसके पीछे रीजन है। अच्छा, तो विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने क्या करा, ऑफ कोर्स अंग्रेज कुछ भी करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं। तो नंबर 1 उन्होंने एक सीरीज निकाली, किसकी, लॉज की, एक्ट की। उन्होंने कहा इस पूरे के पूरे इंसर्जेंस को खत्म करने के लिए, इस पूरे के पूरे क्या कहते हैं सिस्टम को पूरी तरीके से रिसर्जन करने के लिए, लड़के खत्म करने के लिए हमें लॉस पास करने पड़ेंगे। लॉ पास नहीं करेंगे तो जब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सही तरीके से एक्शन ले रहा है और कौन सही तरीके से एक्शन नहीं ले रहा है। तो अंग्रेजों ने समझा, उन्होंने एक्शंस लेने चालू करे, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ आपको पता होगा, पब्लिकली मीटिंग नहीं कर सकते, पब्लिकली आप लोग नहीं खड़े हो सकते। मार्शल लॉ के अंदर बोला गया कि भाई जो मिलिट्री ऑफिसर्स है या नॉर्मल ऑर्डिनरी
सारी ब्रिटिशर्स है उन सबको पावर दे दी गई कि जितने भी लोग क्या कहते हैं इसके रिबेलियंस के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी या उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा। भाई पहले सीरीज निकाली, पहले ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे, लॉ निकालते रहे, मार्शल लॉ लग गया है, कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। दूसरा, इन्होंने यही गेम नहीं खेला, इन्होंने और माइंड लगाया, वही वाला सीन डिवाइड एंड रूल का सिस्टम इन लोगों ने करा। इन लोगों ने क्या करा था, ब्रिटिश ट्राइड टू ब्रेक अप यूनिटी प्रॉमिसिंग टू गिव बैक बिग लैंड होल्डर्स टू देयर स्टेट्स। इन लोगों ने इतना कह दिया कि बड़े बड़े जमींदार जो थे, जो कभी राजाओं के अंडर में हुआ करते थे, इन जमींदारों को कहा गया कि तुमसे हमने जो तुम्हारी जमींदारी छीन ली है, उन जमींदारों को कहा गया कि अगर तुम लोग वॉर के टाइम पीरियड पे हमारी मदद करोगे तो हम लोग आप लोगों को क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे और आपको रिवॉर्ड के बदले में आपको आपकी ज़मीनों को वापस दे दिया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग, आपको पता है वाजिद अली शाह के खास, है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम अपनी बेगम को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गवर्नर को नहीं छोड़ेंगे, अपने राजा होने वाले राजा को नहीं छोड़ेंगे। तो जो लोग, जो रिबल्स लैंड होल्डर जो थे, जो डिसअपोज्ड कर रहे थे, बहुत से डिसअपोज भी कर रहे थे, बहुत से विरुद्ध में भी थे। मतलब लोग, कुछ लोग अंग्रेजों के साथ चले गए, उन्होंने कहा ठीक है यार, अंग्रेजों के साथ जुड़ जाएंगे तो क्रांति में क्या कहते हैं हमें ज़मीन में मिल जाएगी और दोबारा हमारा वही सिस्टम दोबारा से क्या कहते हैं रिस्टोर हो जाएगा। कुछ लोग लॉयल थे, और उन्होंने कहा कि भाई क्या कहते हैं हम उनके साथ ही रहेंगे जो हमारे नवाब लोग हैं। तो जो नवाबों के साथ लॉयल रहे वो या तो कुछ मर गए और या तो कुछ को माइग्रेट होकर नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे इलाकों के अंदर माइग्रेट होकर निकलना पड़ गया। फिर लोग कुछ मर गए, कुछ भुखमरी के कारण मर गए, कुछ वैसे ही मर गए, और कुछ लोग युद्ध में लड़ते लड़ते मर गए। तो हाल फिलहाल सिंपल सा आप ये मान के चलिए कि अंग्रेजों के पास पूरी मिलिट्री ऑर्गेनाइज थी और उसके बाद क्या कहते हैं अंग्रेजों के साथ बहुत सिस्टम काम कर रहा था बैकएंड के अंदर, क्योंकि इससे पहले तो वो और भी जगहों को तो राज कर रहे थे ना। सोचिए, वो साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे राज कर रहे हैं, अमेरिका जैसी बड़ी कॉलोनी, जैसे में अमेरिका पूरी दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री है, उसको बसा के बैठे हुए थे ये लोग। और लास्ट में हुआ ये कि 20 सितंबर 1987 इस दिन आपको पता होगा बहादुर शाह जफर, इनको कैप्चर कर लिया गया। ब्रिटिश फोर्स ने पूरी तरीके से दिल्ली को पूरा कैप्चर कर लिया। इनको कहा गया कि आपने उस टाइम पीरियड के अंदर लोगों का साथ दिया है, मुगल मतलब आपने पावर रिस्टोर, आपकी जगह छीनी नहीं थी हम लोगों ने, लेकिन आपने क्रांतिकारियों का सपोर्ट करा था, इसलिए मजबूरन अब हमें आपके महल से आपको निकालना पड़ेगा। फिर फाइनली वहाँ से निकाल के उन्हें कोलकाता शिफ्ट करा गया और पूरी दिल्ली पे कैप्चर कर लिया गया। छोटी मोटी लड़ाइयाँ कहीं कहीं होती रही थी, उन लड़ाइयों को भी कुछ समय के बाद ख़त्म कर दिया गया। फाइनली 1987 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म होने के बाद पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का राज आ गया और पूरे भारत में हम 100 साल के लिए दोबारा से गुलाम बन गए। ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर, पीसीएस एग्जाम्स के अंदर आता है कि ऐसे क्या रीजन रहे होंगे, जो मैं वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, इस पार्ट में नहीं। आप मुझे बस 2 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक पॉलिटिकल रीज़न बताइएगा और एक आपको इकोनॉमिक रीज़न बताना पड़ेगा कि ऐसे 2 कौन से रीज़न थे जो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस वजह से क्या कहते हैं जो एक क्रांति थी, जो 1857 का बैटल था, वो अंग्रेज लोग क्यों जीत गए और यहाँ पे इंडियंस लोग क्यों हार गए। ठीक है ना, ये आपको बताना ज़रूरी है मुझे कमेंट करके, जब भी मुझे पता चला कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, वीडियो का अगला पार्ट जब भी आएगा, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ने की कोशिश करें। ओके।